फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट में हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड सब्सटेंस बेसिकली यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज अवर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड रहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बेसिक आइडिया मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर है। फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड सब्सटेंसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। क्लियर है नहीं है? कोई भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस हो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेंज रहता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज इन सॉलिड सब्सटेंस लाई 10 की पावर -22 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज होता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए, और इस रेंज को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमारा सब्सटेंस आता है कंडक्टर। क्या आते हैं? कंडक्टर। दूसरे सब्सटेंस आते हैं हमारे इंसुलेटर, और तीसरे हम सब्सटेंस डाल देते हैं सेमीकंडक्टर। और इस कंडक्टिविटी रेंज को कैसे डिवाइड करेंगे? इनमें कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज मैक्सिमम कहां से कहां? 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यदि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज है तो सब्सटेंस हमारा क्या रहेगा? कंडक्टर रहेगा। क्लियर? यदि सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज 10 की पावर -10 से और -20 से और -10 के बीच में लाई कर रहा है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज इंसुलेटर के लिए जाती है। और सेमीकंडक्टर यानी इन दोनों के बीच में 10 की पावर 4 से कम और 10 की पावर 10 से ज्यादा। क्लियर नहीं है? ये ऐसे कह सकते हैं कि 10 की पावर -7 या -6 से लेकर के 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी रेंज लाई करता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। क्लियर है नहीं है ये? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड सब्सटेंस के लिए तीन कैटेगरीज हैं। कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज ये होता है, इंसुलेटर जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज ये, और हमारे सेमीकंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज ये। क्लियर है नहीं है ये? अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिनमें से होकर करंट पास हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? हम कंडक्टर बोलेंगे। क्लियर है नहीं है ये? दूसरे इंसुलेटर जो अपने में से करंट को पास ना होने दे, क्या रहेंगे हमारे? इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करे। क्लियर है नहीं है ये? तो वो हमारे इंसुलेटर रहते हैं। ओके, कंडक्टर के बारे में मैं आपको फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन बता दूं। कंडक्टर्स जो रहते हैं हमारे, इनको फिर से हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या रहते हैं हमारे? विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर में से करंट फ्लो हो गया, हमने काम किया,
ऑफ कर दीजिए, नथिंग चेंज, वायर ऐसा की ऐसा रहेगा। क्लियर है नहीं है ये? विदाउट एनी चेंज, जो सब्सटेंस अपने में से करंट को पास होने दें, ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टर। क्लियर है नहीं है ये? सभी मेटल्स, मेटालिक नाम से क्लियर हो रहा है, आयरन है आपका, कॉपर है, सिल्वर है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरे रहते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बेसिकली हम तो मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट अपॉन आयोनाइजेशन, जो अपने में से करंट को पास होने देगा, कब? जब वो आयनों में टूटेगा। जब तक आयनों में नहीं टूटेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास नहीं होगा। क्लियर है ये? विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम अपॉन आयोनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने में से करंट पास ना होने दे, आयनाइज ना हो, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जो करंट पास होने दें आयनों में टूट करके, जो अपॉन आयनाइजेशन इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराएं, उनको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फॉर एग्जांपल एक्वस सोडियम क्लोराइड है आपका, एक्वस NaCl, एक्वस फॉर्म में ये टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में करंट का फ्लो होगा, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है। दूसरे रहते हैं हमारे इंसुलेटर, जैसे आपका वुड है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, नहीं है, ये अपने में से करंट पास होने नहीं देते। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कॉमन एग्जांपल आ जाते हैं इसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके कॉमन एग्जांपल होते हैं। क्लियर नहीं है ये? इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है फ्रेंड्स, बैंड थ्योरी, इसी प्रॉपर्टीज में आ जाता है हमारा नया टॉपिक है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होता है? देखिए मेटल के केस में बात कर रहे हैं, मेटल कंडक्टर के केस में बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ मेटल्स कंडक्टिविटी अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। क्लियर है नहीं है? एटम मेटल्स में क्या रहता है? एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है नहीं है ये? एक जो आपका क्यूब रहता है या कोई भी पार्टिकल रहता है किसी भी मेटल से रिलेटेड, उसमें नंबर ऑफ एटम का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर नहीं है ये? और एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं एटम के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल ये ज्वाइंट होकर के क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है नहीं है? तो उसमें ऑर्बिटल के बीच में जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस। यहां पर हम पढ़ेंगे उसको फोरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है नहीं है? ऑर्बिटल के बीच में क्या रहता है? जो गैप रहता है उसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। ओके, अब उस गैप के बेस पर हम बैंड थ्योरी में इन तीनों को डिफाइन करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को। क्लियर है ये? किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी मेटल के लिए कह सकते हैं, यदि उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो रहते हैं, फील्ड इलेक्ट्रॉनों के साथ भरे हुए लो एनर्जी वाले ऑर्बिटलों को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ऊपर वाले खाली ऑर्बिटलों को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। क्लियर नहीं है? जैसे 1s के लिए मैं आपको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखा दूं, ये 1s ऑर्बिटल के लिए आ जाता है फ्रेंड्स। क्लियर नहीं? ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है और ये हायर एनर्जी, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों ज्वाइंट हुए क्या बना दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, यदि ये इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। और ये खाली ऑर्बिटल है, इसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्शन बैंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। लोअर एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल कॉल्ड वैलेंस बैंड, हायर एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेस पर ही बैंड थ्योरी क्रिएट होता है,
और डिफाइन करता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किस तरह से कि डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बेंड थ्योरी। हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम कंडक्टर, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इंसुलेटर, जबकि उसने बेंड थ्योरी के बेस पर पूछा हुआ है। ओके, तो बेंड थ्योरी के बेस पर किस तरह से हम डिफाइन करते हैं इनको। बेंड थ्योरी कहता है कंडक्टर के लिए व्हेन देयर इज ओवरलैपिंग, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के टच में है, देयर इज नो गैप। ओके, यदि वैलेंस बैंड हमारा है और मान लीजिए ये हमारा है कंडक्शन बैंड। ओके, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये हमारा है कंडक्शन बैंड, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो सब्सटेंस किस कैटेगरी में जाएगा, हमारा कंडक्टर की कैटेगरी में जाएगा। क्लियर, देयर इज नो गैप, नो एनर्जी गैप, नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंडक्टर रहेगा हमारा। दूसरा सब्सटेंस व्हेन देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड चला गया ये हमारा। दूसरा ये हमारा आ गया भाई वैलेंस बैंड। ओके, गैप क्या है, ईजी, ईजी इज स्मॉल। यदि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप क्या है, स्मॉल है, तो सब्सटेंस हमारा रहेगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर थोड़ी सी एनर्जी देंगे हीट की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा। क्लियर नहीं है, मटेरियल कैसा बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। ओके, लास्ट रहता है हमारा भाई थर्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या रहता है, ये हमारा है कंडक्शन बैंड और ये हमारा है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप क्या है, Eg इज वेरी लार्ज। क्लियर नहीं है, कितनी भी एनर्जी सप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं होगा, तो उस केस में सब्सटेंस हमारा क्या रहेगा, इंसुलेटर। डेफिनेशन कैसे देंगे, व्हेन देयर इज नो और नेग्लिजिबल गैप, व्हेन देयर इज ओवरलैपिंग कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ओवरलैपिंग between valence band or conduction band, substance is called conductor. When there is small gap between valence band or conduction band, substance called semiconductor. When there is very large gap between valence band or conduction band, substance called insulator. Clear, ये वैलेंस बैंड थ्योरी के बेस पर तीनों का डेफिनेशन है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन और निकलता है, what is the effect of temperature on the electrical conductivity of metallic conductor, insulator और semiconductor। यानी मेटालिक कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। क्लियर नहीं है, तो सिंपल सी बात आप समझ लेना, जैसे ये मेटालिक वायर है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें से होकर, यदि हम इसको हीट करेंगे, ड्यूरिंग हीटिंग मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉनों का जो वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट ऑन दियर मीन एक्सिस, ट्रांसफर के बजाय क्या होने लगेंगे, वो वाइब्रेट होने लगेंगे, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटालिक कंडक्टर के लिए डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर मेटालिक कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है ये। दूसरा है हमारा इंसुलेटर, वेरी स्लाइटली इंक्रीज होगा। ओके, और सेमीकंडक्टर के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्लियर नहीं है ये, किस तरह से बढ़ेगा वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। समझना इसको अच्छे से, तुम्हारे फिजिक्स से रिलेटेड भी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, कॉमन एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जनरली रूम कंडीशंस पे प्योर फॉर्म में कह सकते हैं, रूम कंडीशन तो नहीं, प्योर फॉर्म में यदि प्योर है ये तो इंसुलेटर का काम करते हैं। क्लियर नहीं है ये।
सेमीकंडक्टर के लिए दो टाइप का सेमीकंडक्शन अराइज होता है फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो कैटेगरीज में, कौन कौन सा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन क्या होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन का एग्जांपल ले लीजिए, कोवैलेंटली बॉन्डेड रहता है प्रत्येक सिलिकॉन एटम नेक्स्ट 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड रहेगा। प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चारों के चारों शेयर होकर के 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ये सिलिकॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन के साथ शेयर हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना करके स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। क्लियर है नहीं है? तो ये क्या है हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन। जब इसको हीट करते हैं, जैसे हमने इसको हीट करना टेम्परेचर दे करके, इसको इसका टेम्परेचर बढ़ाया हीट की फॉर्म हीट दे करके, तो उस केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड गेट ब्रेकअप। कुछ कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट करके ये अराइज कर देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इस वाले सिलिकॉन का अपना इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन की तरफ चला गया। क्लियर है नहीं है? ये जब हीट करते हैं तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकअप हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन सेमीकंडक्टर्स में। क्लियर है नहीं है? ये तो इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है बहुत लो होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ओके, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग कराना। क्लियर है नहीं है? नया वर्ड आ जाता है एक हमारा डोपिंग। क्लियर है नहीं है? बहुत बार सुना होगा आपने न्यूज चैनल्स में, जनरली एथलेटिक्स के साथ ये वर्ड यूज होता है। जो हमारे स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स होते हैं तो उनके लिए उनको डोप टेस्ट कराए जाते हैं। डोप टेस्ट किस लिए कराए जाते हैं, ताकि उन्होंने कोई नशीली मेडिसिन ना ली हुई हो। अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्समैन इस तरह की मेडिसिन का हेल्प लेते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्टर जो होते हैं उनके ज़्यादातर डोप टेस्ट होते हैं, कहीं उन्होंने ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिया हुआ। तो वो ड्रग्स का काम क्या होता है, मेडिसिन का काम क्या होता है, एफिशिएंसी को बढ़ाना। ऐसे ही यहाँ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यदि एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसमें फॉरेन सब्सटेंस डाले जाते हैं। जैसे हमें अपनी बॉडी में एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम दूसरे टाइप के सब्सटेंस लेते हैं, ज्यादा वेट उठाना है किसी वेट लिफ्टर को तो वो ड्रग्स लेता है। क्लियर है नहीं है ये? या दूसरे टाइप की मेडिसिन लेता है ताकि उसको उस तरह का फील ना हो। क्लियर है नहीं है? ऐसे ही यहाँ है, इन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दूसरे टाइप के सब्सटेंस इनमें ऐड किए जाते हैं। क्लियर नहीं है? ताकि इनकी एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़े, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है नहीं है? ये जो फॉरेन सब्सटेंस डालने का प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं डोपिंग। क्लियर है? ये डोपिंग भी इन सब्सटेंस में दो तरह से किया जाता है। क्लियर है नहीं है? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी डाल करके और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी डाल करके। इस डोपिंग के बेस पर सब्सटेंस जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो कैटेगरीज में हमारे पास जनरेट हो जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, यू नो, ये चीज आप याद रख लीजिए, बस ये ग्रुपिंग आप याद रख लो। ये हमारा ग्रुप मान लीजिए 13,
ग्रुप है हमारा 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। ग्रुप 13 में हमारे रहते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम और टेल्यूरियम। 14 के लिए टिन और लेड। ओके, 15 के लिए ओके। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कॉमन सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ओके। ग्रुप 15 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 और ग्रुप 13 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। समझ के चलना। अब सिलिकॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जब ग्रुप 13 एलिमेंट्स को, गैलियम को या इंडियम को इसमें डोपिंग कराएंगे सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहे हैं, नहीं है? इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, एक की कमी रह गई। वो कमी क्या क्रिएट करती है? होल। यदि इसको इसके साथ डॉप कराएंगे तो क्या क्रिएट होगा? होल क्रिएट होगा। और होल क्रिएट होने का मतलब है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। यदि होल रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए तो कैसा सेमीकंडक्टर रहेगा हमारा? पी टाइप। ओके। और यदि ग्रुप 15 को यहां करा रहे हैं भाई इम्प्योर, इसकी डोपिंग करा रहे हैं, ग्रुप 15 में आर्सेनिक एंटीमनी की डोपिंग कराएंगे सिलिकॉन में, तो उस केस में 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ आ रहे हैं ये, इसमें 4 हैं, ऑक्टेट कंप्लीट प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके साथ आएगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा। यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो हमारा सेमीकंडक्टर कौन सा रहेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो एन टाइप, और यदि वैकेंसी या होल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो हमारा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है इसमें से कि एडवांटेज क्या है सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर्स के। तो यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के एप्लीकेशन रेक्टिफायर में इनका यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में, जंक्शन डायोड्स में, आपका रेक्टिफायरों में इनका यूज होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेलों में इनका यूज होता है। क्लियर है नहीं है? ये इस तरह से दिखा सकते हैं, देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस पर, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरली सॉलिड सब्सटेंस में अराइज होता है दो वजह से, दो रीजन होती हैं। देखिए कोई भी सब्सटेंस है किससे मिलकर बना हुआ है? एटम या मॉलिक्यूल से। एटम जो रहता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। क्लियर नहीं है ये? तो जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस, वो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, साथ के साथ अपनी एक्सिस पे भी वाइब्रेट करता है। क्लियर नहीं है ये? तो जो एक्सिस पर वाइब्रेशन है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल। एक तो रिवॉल्यूशन और दूसरा उसका जो स्पिन होता है अपनी एक्सिस पे। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का स्पिन और इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, ये दो चीजें होती हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर नहीं है? उस मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस पर सॉलिड सब्सटेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं हम। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड थर्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? These substance are weakly repelled by the magnetic field। जब किसी भी सब्सटेंस को भाई मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर रहा है सब्सटेंस, किसकी वजह से? रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पिन की वजह से।
जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले गए हम, तो क्या हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर, तो उसके बेस पर हमारा 3 कैटेगरीज निकल के आती हैं। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले गए सब्सटेंस को, कह रहा है कि रिपेल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो सब्सटेंस कैसा रहेगा हमारा डायमैग्नेट। जैसे मार्कर है, मैं ले जाऊं मैग्नेट के पास, रिमेन अनअफेक्टेड ऑलमोस्ट। पानी है, बेंजीन है, क्या रहता है ये अनअफेक्टेड रहते हैं। ग्लूकोज है, शुगर है, ये क्या रहते हैं अनअफेक्टेड। तो कैसे सब्सटेंस रहेंगे ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है नहीं है ये। दूसरे रहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्लियर है नहीं है, क्या बोलेंगे उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं ये किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्या रहते हैं बेसिकली इनमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एग्जांपल की बात कर दूं तो जैसे आपका है Cu2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है। ट्रांजिशन मेटल आयन जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो सभी हमारे पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में जाएंगे। ओके। और तीसरे रहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कह रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो गए। यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें, तब भी ये चुंबक की तरह काम करते हैं, मैग्नेटाइज बने रहते हैं। वो सब्सटेंस हमारे रहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक वर्ड याद रख लेना इसमें, एल निको, सॉरी एल निको। क्लियर है नहीं है ये। इसमें आपका एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इसके साथ इसमें आयरन और आ जाता है। एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट प्लस आपका आयरन, सम ट्रेसेस ऑफ कॉपर, ये क्या रहता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक CrO2 भी रहता है, जो मैग्नेटिक रिकॉर्डर के टेप वगैरह होते हैं उनको बनाने में काम आता है। ये भी कैसा रहता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं हम इन सब्सटेंसेस के लिए, फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, क्या बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं इसमें जो मेटल आयन होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, मेटल आयन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मेटल आयनों का जो ग्रुप रहता है, मेटल आयन का ग्रुप क्या कहलाता है, डोमेन्स। क्या कहलाएगा, डोमेन्स। ग्रुप ऑफ, भाई 10 आयन है, 15 आयन है, किसके Fe3 पॉजिटिव के हैं, या आपके Ni2 पॉजिटिव के हैं। क्लियर नहीं है, उसके उन आयनों का जो ग्रुप रहेगा इकट्ठा होना, ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म डोमेन्स। उन डोमेन्स का जो अलाइनमेंट रहेगा, उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन रहेगी, उसके बेस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को भी हम फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है नहीं है ये, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहता है, यदि अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट लाई इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करें, क्या रहेंगे हमारे फेरोमैग्नेटिज्म। दूसरे रहते हैं हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या रहता है, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट इन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन, गिव्स राइज जीरो और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैग्नेटाइज रहते हैं। ओके। और थर्ड रहेंगे हमारे फेरीमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म ये रहते हैं, इनमें अनइक्वल अलाइनमेंट रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, इस तरह से अनइक्वल। क्लियर है नहीं है ये, अनइक्वल अलाइनमेंट रहता है, गिव्स मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, तो वो रहते हैं हमारे फेरीमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म के लिए कितनी वैरायटी हमारी, 3। फेरोमैग्नेटिज्म यदि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट का अलाइनमेंट हो, एंटी फेरो इक्वल इन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन, और फेरी अनइक्वल इन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अनइक्वल होना चाहिए, तो वो क्या रहेंगे हमारे फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर, ये हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। ओके,
दैट्स ऑल फ्रेंड्स। एक बार फिर से चैप्टर का रिव्यू करें।